हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर 5 चैनल मैथ आसान तो है। हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा था, तो वहां पर हमने लाग्रेंजेस इक्वेशन का ग्रुपिंग मेथड डिस्कस किया था, जिसका हमने एक क्वेश्चन करके देखा था। बट ग्रुपिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी इतनी आसानी से ही सेपरेट हो जाते हैं। कुछ में हमको कुछ ट्रिक्स भी यूज करनी होती हैं, तो उसी पे बेस्ड ये वाला लेक्चर है। तो इसमें हम एक दूसरा प्रॉब्लम लेंगे। हमने एक क्वेश्चन लिया y² p माइनस एक्स वाई क्यू इक्वल टू एक्स जेड माइनस 2y। ठीक है, अब आप ये चेक कर सकते हैं कि ये भी p प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में है, मतलब ये लाग्रेंजेस इक्वेशन है। तो हम फिर से इसको इसके कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, p प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर से। अगर हमने इसको कंपेयर किया तो कैपिटल P की वैल्यू आ रही है y², कैपिटल Q की वैल्यू आ रही है माइनस एक्स वाई, कैपिटल R की वैल्यू आ रही है एक्स जेड माइनस 2y। अब इसके बाद हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होगी dx अपॉन कैपिटल P, डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, dy अपॉन माइनस एक्स वाई और dz अपॉन x ब्रैकेट में z माइनस 2y। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 हम लेट कर लेंगे। फिर हमको ये काम करना है कि हमें ग्रुपिंग करने की कोशिश करनी है। तो हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर देखें, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन देखेगा आराम से एक्स और वाई में सेपरेट हो सकती हैं। तो हमने पहली और दूसरी इक्वेशन को लिया और एक सोल्यूशन फाइंड करने के लिए इसको सॉल्व किया। तो y से y कैंसिल हो गया, तो dx अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स। हम क्या करेंगे, x और y को सेपरेट करेंगे, तो माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई डी वाई। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² बाई 2 इक्वल टू माइनस y² बाई 2 प्लस c1/2, जिससे कि फाइनल हमारा आंसर बन के आएगा x² प्लस y² इक्वल टू c1। ये हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया। लेकिन अब आप जो दूसरा सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, तो आप सबसे पहले चेक करिएगा, यहाँ पर देखिए कि आप dx अपॉन वाई स्क्वायर और dz अपॉन एक्स जेड माइनस 2y को अगर लें, तो आपका एम ये है, आपका टारगेट ये है कि आपको सिर्फ x और z के टर्म्स बचने चाहिए, y नहीं चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप y को इसमें से हटा नहीं सकते, इसलिए पहला और तीसरा वाला पेयर हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम y को नहीं हटा पाएंगे। इसलिए हम ये वाला ऑप्शन नहीं ले सकते। अब अगर हम सेकेंड एंड थर्ड को देखें, तो हमें y और z चाहिए, और आप ये भी देख रहे हैं कि सेकेंड एंड थर्ड में x ऑटोमेटिक कट रहा है। इसका मतलब कि ये टोटली y और z में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे सिर्फ और एक ही चॉइस मिल पा रही है। हम दूसरे सोल्यूशन के लिए सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को ही लेंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को जब आप लेंगे, तो आपके पास इक्वेशन बनी है डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स ब्रैकेट में जेड माइनस 2y। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसमें x और x को कैंसिल कर दें, तो डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू माइनस का डी जेड अपॉन जेड माइनस 2y। अब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो क्योंकि z माइनस 2y सेपरेट नहीं हो सकता, तो आपके पास ऑप्शन है बस एक कि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा z माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस का y डी जेड। अब आप जो ब्रैकेट है उसके अंदर dy का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो z डी वाई माइनस 2y डी वाई इक्वल टू माइनस का y dz। अब आपको बस इतना देखना है कि जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव है उसके साथ वही वेरिएबल प्रेजेंट हो, मतलब सिंगल वेरिएबल डेरिवेटिव्स के साथ प्रेजेंट हो, ऐसा कौन सा टर्म है। तो ऐसा एक ही टर्म मुझे मिल पा रहा है ये। बाकी तो देखिए दोनों में y और z मिक्स है, तो हम क्या करते हैं कि y और z मिक्स वाले जो हैं उनको हम एक साइड ले लेते हैं, और जो अकेला एक वेरिएबल का है उसको हम दूसरे साइड भेज देते हैं। तो z डी वाई प्लस वाई डी जेड इक्वल टू 2y dy। ठीक है, अब
ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि ये y और dy है, लेकिन ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि z dy है, y dz है। तो आप इसको अगर गौर से देखें तो ये लिखा है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। मतलब कि अगर हम डी ऑफ वाई जेड को ओपन करके लिखना चाहें तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही लिखा जाएगा। इसका मतलब हम इस फॉर्म से ये लिखा जा सकता है, इस लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। ये हो गया हमारे पास जेड वाई, और ये इधर हमने 2y dy एज इट इज छोड़ दिया। अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं किया है, बस उसे कंप्लीट डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करने पर आप यहाँ साइन लगाएंगे इंटीग्रेशन का, और उधर इंटीग्रेशन y dy। ठीक। अब आप देखें तो ये दोनों d और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जेड वाई बचेगा और ये बनेगा 2y² by 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2। अब y² by 2 से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जेड वाई माइनस y² इक्वल टू c2। ये आपका दूसरा सोल्यूशन आ गया। तो फाइनली आपके पास दोनों सॉल्यूशंस निकल के आ गए। ये भी पूरा ग्रुपिंग मेथड ही था, बस आपको थोड़ा सा इसमें ट्रिक यूज करनी पड़ी क्योंकि इसमें सेपरेशन उस तरह से नहीं हो रहा था जैसे नॉर्मली हमारे सभी क्वेश्चंस में हो रहा था। फाइनली कंप्लीट सोल्यूशन आप लिखेंगे फाई, पहला आंसर x² प्लस y², कॉमा दूसरा zy माइनस y² इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन इसका बन गया। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कि हमें कुछ अलग तरीके का काम करना पड़ता है। एक और क्वेश्चन हम सेकंड नंबर का डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। x² प्लस ई प्लस y² क्यू इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन जेड। इसको मैं थोड़ा सा स्टेप्स जल्दी करके बताऊंगी। कैपिटल P की वैल्यू x² है, कैपिटल Q की वैल्यू y² है, और कैपिटल R की वैल्यू है x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है। अब अगर आप इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये बनेगा dx अपॉन x² इक्वल टू dy अपॉन y² इक्वल टू dz अपॉन x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है। अब इसके बाद आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन इसको बना लेंगे। आप फर्स्ट एंड सेकेंड को देख रहे हैं कि आप इसको आसानी से ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो dx अपॉन x² इक्वल टू dy अपॉन y²। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो x की साइड x है, y की साइड y है, तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 1/x इक्वल टू माइनस का 1/y प्लस c1। और अगर हम माइनस साइन हटा के, या फिर आप इसको माइनस c1 भी मान सकते हो, माइनस सब तरफ से कैंसिल कर दें तो 1/x माइनस 1/y इक्वल टू c1। ये मेरा पहला आंसर आ गया। लेकिन दूसरा सोल्यूशन निकालने के लिए आप देखोगे, चाहे आप पहला और तीसरा लेके देख लो और चाहे आप दूसरा और तीसरा लेके देख लो, आपको सिंगल वेरिएबल में सेपरेशन नहीं होता मिल रहा है। ना तो आप x और z का बना पा रहे हो, ना ही आप y और z का बना पा रहे हो। तो प्रॉब्लम इसके लिए क्या आ रही है, क्योंकि z के साइड में x प्लस वाई लिखा हुआ है। तो सबसे पहला आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि आपको x प्लस वाई को हटाना पड़ेगा। अब ये भी एक ग्रुपिंग ही तरीका है कि आप किन्हीं दो इक्वेशन को लेकर किन्हीं दो इक्वेशन को सेपरेट करके तीसरे से कंपेयर कर सकते हो। तो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे पहले और दूसरे को माइनस करेंगे और फिर इक्वेट कर देंगे हम इसको तीसरे से। ठीक है। और चूंकि ये रेशियो फॉर्म होता है तो इसमें न्यूमरेटर से ही माइनस होगा, डिनोमिनेटर से माइनस होता है। तो dx माइनस dy फर्स्ट एंड सेकेंड माइनस जब हमने करा, और नीचे बना x² माइनस y² इक्वल टू dz अपॉन x प्लस वाई इंटू जेड। ठीक है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो dx माइनस dy अपॉन x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और इधर बना dz अपॉन x प्लस वाई इंटू जेड। आपका x प्लस वाई और x प्लस वाई दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अब फाइनली आपके पास बन के आ गया dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू dz अपॉन जेड। तो वो सभी इक्वेशन जिसमें नीचे लिखा हुआ टर्म का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हो तो डायरेक्टली आप इसको लॉग लिख सकते हो इंटीग्रेशन के बाद, क्योंकि आप इसको t मानेंगे तो भी वो लॉग
तो लॉग ही बनेगा। तो आपको क्या करना है कि बस इतना देखना है, अगर आप ये नीचे जो लिखा हुआ है टर्म, चाहे z लिखा है तो z का डेरिवेटिव हो गया dz, ऊपर dz ही लिखा है। अगर हम x माइनस वाई देखें तो इसका डेरिवेटिव होता है dx माइनस dy, बिल्कुल एग्जैक्टली वही लिखा है ऊपर। तो आप चाहें तो वैसे t मान के करना चाहें तब भी यही आंसर आएगा, और अगर आप नहीं t मान रहे हैं तो बस इतनी चीज जो अब मैंने बताई वो चेक कर लें, तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। अब लेकिन एक एग्जांपल बता देती हूँ, ये गलतियां मत करिएगा कि पता चला ऊपर लिखा है dx माइनस टू डी वाई और नीचे लिखा है x माइनस वाई, तो अब आप कहें कि ये तो डायरेक्टली लॉग है, ये डायरेक्टली लॉग नहीं है, क्योंकि आप देखें x माइनस वाई का डेरिवेटिव होता है dx माइनस डी वाई, जबकि ऊपर लिखा है dx माइनस टू डी वाई, तो ये नहीं ऐसे किया जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैंने बोला है कि आपको पहले चेक करना है कि कम पूरा का पूरा सेम डेरिवेटिव ऊपर लिखा है या नहीं। ठीक है, तो हमने ये इसको इंटीग्रेट करा तो ये बनेगा log x माइनस वाई इक्वल टू, ये बन गया log z। अब चूंकि सब कुछ log में आ रहा है तो हम कांस्टेंट भी log में ही मान लेते हैं, तो log c2 हमने मान लिया। अब हम log x माइनस वाई, इसको इधर साइड लाएं z को, तो log z इक्वल टू log c2 हो गया। log m माइनस log n हमारा log m अपॉन n होता है, तो x माइनस वाई अपॉन जेड इक्वल टू log c2 हो गया, जिससे कि आपका दोनों साइड से log कैंसिल हो जाएगा, बनेगा x माइनस वाई अपॉन टू, सॉरी x माइनस वाई अपॉन जेड इक्वल टू c2। ये आपका सेकेंड आंसर आपका आ गया। अब आपको दोनों सॉल्यूशंस मिल गए हैं, तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना है। कंप्लीट सॉल्यूशन होगा पाई, पहले का आपका आंसर था 1/x माइनस 1/y इक्वल टू, नहीं, 1/x माइनस 1/y, और साथ में 1/x माइनस 1/y कॉमा x माइनस वाई अपॉन जेड इक्वल टू c2। तो ये आपका फाइनल कंप्लीट सोल्यूशन बन गया है, जो आपका पहला वाला ये इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड हमने करा है। अब हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें कुछ अलग तरीके का काम हो रहा है, लेकिन है ये भी ग्रुपिंग का ही। अब इसका क्वेश्चन नंबर ये 3 है। देखिएगा, इसमें p प्लस सी क्यू इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x, ये लिखा है। ठीक है, अब आपको देखने से पता चल रहा है कि p प्लस क्यू इक्वल टू r का ही फॉर्म है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो कैपिटल P की वैल्यू 1 है, कैपिटल Q की वैल्यू 3 है, और कैपिटल R की वैल्यू 5z प्लस 10y माइनस 3x है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आया हुआ है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और इस तरीके का कोई और क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जिसमें कि हम पहले सॉल्यूशन से फाइंड किया गया जो आंसर होता है उसको हम दूसरे सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx अपॉन कैपिटल P इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल Q इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल R 5z प्लस 10y माइनस 3x। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बना दिया। अब आप पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dy अपॉन 3 आपने करा। अब आपने क्या करा कि dx इंटीग्रेट कर दें, आप चाहे तो नहीं तो आप चाहें तो 3 को x के साइड ले जाए इक्वल टू dy। ठीक है, अब आपने इसको इंटीग्रेट करा, तो इंटीग्रेट करा आपने तो लिखा 3x माइनस, नहीं, 3x इक्वल टू वाई प्लस c1। ठीक है, अब c1 आपने इधर जोड़ा है और आपके पास जो अल्टीमेटली टर्म बन रहा है 3x माइनस वाई इक्वल टू c1 बन रहा है। लेकिन आप देखो, जो मेरे को प्रॉब्लम दी गई है उसमें भी कुछ ऐसे ही यूज हो रहा है y माइनस 3x। इसका मतलब हम y माइनस 3x फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके लिख लें तो वो हमारे लिए यूजफुल होगा। तो हमको क्या करना है कि हम इसको माइनस कॉमन करके लिखें, तो y माइनस 3x इक्वल टू c1। अब माइनस अगर कांस्टेंट की साइड चला भी जाता है तो वो कांस्टेंट में इंक्लूड हो जाता है, इसलिए उसको वापस से वहां माइनस c1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा
पहला सोल्यूशन आ गया। अब हम कोई भी ले सकते हैं, या तो आप इसमें पहला और तीसरा भी ले सकते हैं, दूसरा और तीसरा भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ नीचे कांस्टेंट लिखे हुए हैं। तो मैं पहला और तीसरा ले रही हूँ। अगर मैं पहला और तीसरा लेती हूँ तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10, और ये लिखा है y माइनस 3x। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आएगी कि z वाले में 5z तो ठीक है, लेकिन 10y माइनस 3x, y माइनस 3x हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको z वाले साइड में सिर्फ z का ही टर्म रखना है। तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं पहला वाला सोल्यूशन। पहले वाले सोल्यूशन में हमें y माइनस 3x की वैल्यू एक कांस्टेंट मिल गई है c1, तो वो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 5z प्लस 10, ये हो गया c1। ठीक है। अब अगर आपने इसको 10 c1 कर लिया, तो आप देखिए पूरा पूरा या तो z है या कांस्टेंट है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इधर वाला साइड तो आसानी से इंटीग्रेट होगा, लेकिन इधर वाला साइड आपको t मान के इंटीग्रेट करना होगा। तो मैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पर बताती हूँ आपको। अगर आप 5z प्लस 10 c1 इस पूरे को t मानते हैं, तो आपको इसको डिफरेंशिएट करके dz की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप पहले ये देखेंगे कि dz 5dz, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं 5dz प्लस 0 इक्वल टू dt आएगा। इससे dz की वैल्यू आएगी 1/5 dt। अब आप ये वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन करते वक्त में। ठीक है। तो पहले हम इसको इंटीग्रेशन साइन लगा के लिखते हैं। इंटीग्रेशन में हम लिखेंगे तो ये होगा dx इक्वल टू, ये होगा dz अपॉन 5z प्लस 10 c1। लेकिन हम अभी इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो हमने t माना। अब इधर का इंटीग्रेशन तो x हो गया, ठीक है। इधर इंटीग्रेशन करते वक्त में आपको इसको t में चेंज करना पड़ा। तो dz की वैल्यू तो आपने लिख दी 1/5 dt, और नीचे वाली पूरी वैल्यू को आपने t बना दिया था। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बनेगा 1/5 log t प्लस, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, या तो मेरे डिवीजन में 5 आया है तो मैं यहाँ पर इसको c2/5 भी लिख सकती हूँ। ठीक है। आप चाहें तो उसको निगेटिव लिखना चाहें तो निगेटिव भी लिख सकते हैं, हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो। ठीक। अब x इक्वल टू, हम वापस से t हमने माना था उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5z प्लस 10 c1 आपने इसको माना था 10 c1। ठीक। और प्लस c2/5। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम 5 को इधर भेज देते हैं, तो 5x इक्वल टू लॉग 5z प्लस 10, c1 की वैल्यू थी y माइनस 3x प्लस c2। अब हम इस पार्ट को राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो बनेगा 5x माइनस लॉग 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू c2। ये आपका दूसरा सोल्यूशन आ गया। अब हमको दोनों सॉल्यूशंस को फाई के फॉर्म में करके लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, फाई कंप्लीट सोल्यूशन या जनरल सोल्यूशन आप इसको लिख सकते हो। कंप्लीट सोल्यूशन, सोल्यूशन होगा आपका फाई, फिर पहला आपका आंसर था y माइनस 3x कॉमा 5x माइनस लॉग 5z प्लस 10 y माइनस 3x इक्वल टू 0। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन जो भी हमने डिस्कस किए, जिसमें थोड़ा बहुत भी ट्रिक लग रही थी, वो सभी ग्रुपिंग के ही क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद डिस्कस करेंगे मल्टीप्लायर मेथड। तब तक के लिए आप इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा जो आपको इजली हो पाए। पहले मैं ये आपको दे रही हूँ, आप इनको ट्राई करिएगा। p रूट एक्स प्लस q रूट वाई इक्वल टू रूट जेड, आप इसको ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, p10x प्लस q10y इक्वल टू 10z। तो आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, बिल्कुल ग्रुपिंग मेथड की तरह ही होने हैं। तब तक कीप वॉचिंग, थैंक यू।